स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके दिखाया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 12। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 5 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 7। जहां हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स 3 सारे नंबर में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ होगा 3। और जहां तक एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम प्राइम जो कॉमन फैक्टर है उसके अलावा हम बचे हुए नंबर को 2 into 2, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एलसीएम होता है। जो प्रोडक्ट है 3 to the 6 to the 12, 5 to the 60 and 60 into 7 equal to 420, जो इसका एलसीएम है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए हुए नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ नंबर है वह है 17, 17, 23 एंड 29। तो स्टूडेंट्स, यहां देखने वाली बात है कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम निकालते हैं वह किसी कंपोजिट नंबर का आसानी से हम निकाल लेते हैं। यहां जो दिया हुआ नंबर देख रहे हैं वो सारी नंबर आपका प्राइम नंबर है, सिंगल प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे इस कंडीशन में हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। केवल हम देखते हैं कि जब सारी प्राइम नंबर होता है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 आता है, और 1 के अलावा केवल वह नंबर दिया हुआ नंबर होता है। तो जब हम यहां देखते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वह होगा 1, और दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 17 into 23 into 29। इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। और जब हम एक एक करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 17 और 23 का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले हम 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 3 2 1 9 और 3। फिर इसके बाद दिया हुआ दूसरा नंबर 29 है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, carry 1, 2 3 जा 6 और 7, 9 3 13 11,339। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट आता है 11,339। इस प्रकार हमारा एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स, यह ध्यान देंगे कि यदि आपके पास केवल और केवल प्राइम नंबर अगर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। वैसी कंडीशन में उसका जो एचसीएफ है वह 1 आता है, क्योंकि कंसेक्यूटिव या फिर कोई भी अदर टू प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि उस एक 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होता है। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम देयर प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट को हम एलसीएम कहते हैं, और एलसीएम हमने निकाला। उसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसका नंबर है
8, 9 and 25, 8, 9 and 25। तो यहां भी देखते हैं स्टूडेंट्स कि 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 3, और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 होता है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी में कॉमन है, कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। ऐसे कंडीशन में भी हम इसका एचसीएफ जो है वह 1 लेंगे, और उसके बाद इसका एलसीएम इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 4 2 8 3 24, 72 इंटू 25 करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 1800। तो फ्रेंड्स इस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए नंबर का फाइंड आउट कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ, हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है 2 नंबर का हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ किसका किसका दिया हुआ है। यह नंबर हमारे पास है 306, 657। इसका हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है इसमें एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कैसे आप इसको एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले ही पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि एलसीएम बराबर लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ, बाय एचसीएफ। यानी कहने का मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम जब हमें फाइंड आउट करना तो एचसीएफ को हम ले जाकर उधर डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 306 एंड 657, और डिवाइड हमें करना है कितना से, एचसीएफ से, यानी 9 दिया हुआ है। तो जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, रिमेन नंबर इसमें जो आपका बचता है 3 3 पर 6 36 होता है, 9 4 जा 36, यानी 34 टाइम्स में यह कट जाता है। तो देखते हैं कि 34 इंटू 657 इसका एलसीएम होगा। तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 657 इंटू 34, तो स्टूडेंट्स जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4 7 जा 28, 2 5 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24, 2 26, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 17, 1 19, 8 3 3 2 2, यानी क्या इसका जो एलसीएम होगा 2 2 3 3 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये प्रोडक्ट आया है वो इसका एलसीएम हुआ। ऐसे हमारे पास था, 2 नंबर दिया हुआ था, इस प्रकार हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो है आपका 22,338। ये है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बाद इसमें एक 5 नंबर भी क्वेश्चन है, 6 है और 7 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है
पूछा जाता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अब हम बताने जा रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम आज प्रैक्टिस करके देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power 6 raised to the power n, यानी कि 6 raised to the power n can end with the digit 0 or for any natural number n। यानी कहने का मतलब है कि 6 पर पावर जो n है, आपको चेक करके यह बताना है कि क्या ऐसा नंबर लिखा हुआ, अब चाहे n नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर लिखें आप, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखें, क्या इस पर कोई भी पावर n नेचुरल नंबर लेकर क्या यह 0 से एंड होता है? पहले एग्जांपल लेकर 1-2 हम देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या। उसके बाद हम प्रोसेस में बताएंगे कि इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम एक चेक करके देखते हैं कि अगर n बराबर हम 1 लेते हैं, अगर n बराबर 1 लेते हैं तो इस पर पावर 1 होता है, तो इसका वैल्यू 6 होता है, जो 0 से इंच नहीं है। फिर इस पर हम n की जगह पर 6 पर n की जगह हम अगर 2 ले लेते हैं तो 6 टू दी पावर 2 और 6 रेज़ टू दी पावर 2 भी कह सकते हैं। तो ये 6 इंटू 6 हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है 36। ये भी नंबर नहीं है। कोई और अदर नंबर देखते हैं 6 टू दी पावर 3, तो भी ये 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाता है, जिसका वैल्यू 216 होता है। ये भी आपको 0 से इंच नहीं हो रहा है, यानी कि अंत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन है जिसके कारण यह 0 से इंच नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यही चेक करना है हमें कि क्या ऐसा नंबर लिखा हुआ 6 टू दी पावर n क्या 0 से लास्ट होता है, क्या इसके लास्ट में 0 आएगा। तो जैसा कि हम एग्जांपल लेकर देख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी नेचुरल नंबर अगर n की जगह पर रिप्लेस करते हैं तो वह 0 से इंच नहीं हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे कैसे? क्यों इसलिए नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से इंच तभी होता है जब उस नंबर में जो प्राइम फैक्टर है वह 2 और 5 होता है। एक्चुअल में कोई भी नंबर आप जैसे देख लें कि हमारे पास एक 0 से इंच होने वाले नंबर 10 है, तो निश्चित रूप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है, इसमें 2 भी है और 5 भी है। इसी तरह से कोई नंबर 100 है, या फिर आप दूसरा ही नंबर देखिए 40 है, ये 0 से इंच है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आता है। और भी अगर दूसरा नंबर हम 50 ले लेते हैं, यानी 50 ले लेते हैं, ये भी 0 से इंच होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से इंच होता है उसमें 2 और 5 अवश्य फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर 2 और 5 होता ही है। अगर 2 और 5 उसमें प्राइम फैक्टर ना हो तो कोई भी नंबर 0 से इंच नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप समझे होंगे कि आखिर कोई भी नंबर 0 से इंच कब होता है और कब नहीं होता है। यानी कोई भी नंबर 0 से इंच तभी होता है, यानी अंत उसका 0 अवश्य तब होता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा, अन्यथा वो 0 से इंच नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब प्रोसेस में इसको हम लिखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे लिखेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 टू दी पावर n को जब हम डिवाइड करते हैं, इसको देखिए 2 इंटू 3 टू दी पावर n होता है। यानी कहने का मतलब है 2 रेज टू दी पावर n इंटू 3 रेज टू दी पावर n। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं कि 2 पर पावर n है और 3 रेज टू दी पावर n है। यहां पर प्राइम फैक्टर 2 तो है मगर 5 नहीं है। इसमें प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, 2 है मगर 5 नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये नंबर कभी भी
जीरो से एंड्स नहीं होगा। तो वी नो दैट नंबर एंड्स विद जीरो कंटेन्स 2 and 5 as a factor, but 6 to the power n does not contain the prime factor 5, so it's never ends with zero. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो 6 to the power n दिया हुआ है इसमें 2 तो फैक्टर है मगर 5 इसमें फैक्टर नहीं है। और इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि कहने का मतलब ये हुआ 6 to the power, वी नो दैट, लिखेंगे हम, वी नो दैट नंबर एंड्स विद जीरो must have 2 and 5 as factors. We know that number ends with 0 must have 2 and 5 as a factor, but 6 to the power n or 6 raised to the power n into 3 raised to the power n does not contain 5 as factor. So 6 raised to the power n never ends with 0, never ends with 0 digit 0, never ends with the digit 0, यानी ये 0 से लास्ट नहीं होगा। आप इस तरह से लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टर मस्ट है कि वो उसमें 0 से एंड्स होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, और इस नंबर में 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए कभी भी 0 से एंड्स नहीं होगा, यानी हम इसे चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको मैंने उदाहरण देकर भी इसे आपको बताया है कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो नंबर 0 से एंड्स है उसमें 2 और 5 फैक्टर है, लेकिन जो भी नेचुरल नंबर n को हम रिप्लेस करते हैं तो कहीं भी वो 0 से एंड्स नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि नंबर एंड्स विद 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित रूप से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, चाहे वो इस तरह का हो या फिर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। इसलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें इसको अच्छे से लिखने का, और इसको प्रैक्टिस हो सकता है कि 6 रेज़ टू दी पावर n नहीं देकर 4 रेज़ टू दी पावर आपको n देंगे। इस तरह के किसी भी कंपोजिट नंबर पर आपको रेज़ टू दी पावर n दिया जा सकता है, लेकिन अक्सर 4 रेज़ टू दी पावर n और 6 रेज़ टू दी पावर n रिपीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। यह भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंपोजिट नंबर से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि कंपोजिट नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वह यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है? कहने का अर्थ है कि किसी भी जो कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है फिर उसका कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13, और दूसरा एक क्वेश्चन है एंड 7 into 6 into 5 into 4 into
3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ये पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Explain why both the numbers are composite, और क्यों है ये हम पहले देखेंगे कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। How can you say that 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number? तो आइए हम देखते हैं, पहला सॉल्व करते हैं कि इसमें देखते हैं क्या ये सारे प्राइम फैक्टर्स तो हैं लेकिन एक प्लस में है या इनटू में नहीं है। अगर ये सारा इनटू में होता तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स 7, 11, 13 मोर देन 2 फैक्टर्स है। स्टूडेंट्स जहां पर मोर देन 2 फैक्टर होता है वो नंबर कंपोजिट होता है और स्पष्ट रूप से हमारे पास है, दिख तो रहा है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। इसके पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दोनों तरफ 13 जो है वो कॉमन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 को कॉमन लेते हैं इनटू 7 into 11 plus 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये 7 into 11 into 13 जो है 13 कॉमन आया है और 7 into 11 हमारे पास रेस्ट बचता है, अब प्लस 1 इसके 13 का आता है जो फैक्टर है। तो 13 into 77 plus 1 यानी कि 13 into 78 हमारे पास है। फिर हम 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 3 into 2 into 3 into 13। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां देखते हैं ये 78 को मैंने 2 into 3 6 और 30 के रूप में इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ क्लियरली है कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो 13, 2, 3 यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि it has more than 2 factors, therefore given number is a composite number। given number is a composite number, यानी दिया गया जो संख्या है हमारे पास यह 7 into 11 into 13 plus 13 एक कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या वो प्राइम कंपोजिट नंबर है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में दिया हुआ है क्या वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो 5 है ये दोनों तरफ कॉमन है, तो पहले हम 5 कॉमन को लेते हैं, फिर लिखते हैं 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 अब प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 4 6 42 into 1 4 into 2 करके देखते हैं तो प्रोडक्ट इसका आता है 1008। 7 6 42 into 4 और उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो 1008 आता है। तो यहां देखते हैं कि 1008 इसका प्रोडक्ट है और प्लस 1 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि 5 into 1009 आता है। तो स्टूडेंट्स ये 1009 भी एक प्राइम नंबर है, 1009 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो दो ही फैक्टर तो दिख रहा है कि यहां पर केवल 2 फैक्टर है, लेकिन स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जो है वह सभी नंबर का फैक्टर होता है और 1 जो सभी नंबर का फैक्टर होता है तो उस तरह से हमारे पास 5 1009 और 1 3 फैक्टर्स हो जाता है। तो 1
is a common factor of any number, so it has more than two factors. It has more than two factors, यानी कहने का अर्थ है इसके पास भी दो से ज्यादा फैक्टर है. One is common factor of any number. One is common factor of any number. Therefore, we can say that it has more than two factors. इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं. Therefore, it has more than two factors. Therefore, it is a composite number. It is a composite number. ये भी एक composite number है. इसका जो प्रोडक्ट है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो वो भी एक कंपोजिट नंबर है. इस प्रकार हम लोग इसको दिखा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में. और 7 में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है. कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ. There is a circular path around a spot field. यानी कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ है और इसमें around a spot field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को समझिए कि मान लीजिए वो दोनों एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट करता है. एक को 12 मिनट लगता है और दूसरे को 18 मिनट लगता है एक राउंड घूमने में. यानी इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में एक को 12 मिनट और दूसरे को 18 मिनट लगता है. तो स्टूडेंट्स, जब एक जो 12 मिनट लगता है, निश्चित रूप से वो फास्ट चलता है. इसका मतलब उसका रफ्तार जो है वो तेज है, तभी वो 12 मिनट में ही एक चक्कर काट लेता है. दूसरा 18 मिनट समय लेता है एक राउंड जाने में. तो इसका अर्थ है कि वो थोड़ा स्लो चल रहा है. जब तक एक राउंड मारता है तो जो 18 मिनट लेता है वो उसे कवर नहीं कर पाता, वो कहीं बीच रास्ते में ही रह जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कॉमन टाइम क्या होगा जिसमें दोनों एक साथ आकर मिल जाएगा, यानी सेम पॉइंट पर मीट कर जाएगा. तो ऐसा जो कॉमन टाइम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है दोनों के टाइम का एलसीएम. यानी लीस्ट टाइम जो है वह लीस्ट टाइम क्या होगा, एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. यानी कि दोनों के टाइम का जो एलसीएम होता है वो लीस्ट नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है. यानी एलसीएम ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 और 18 का जो एलसीएम यानी कि 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वह होता है 36 मिनट. 36 मिनट यानी 36 मिनट में वह एक स्टूडेंट जो फास्ट चलता है वो 3 राउंड मारेगा और 3 राउंड वो कवर करने के बाद वह ए पॉइंट पर होगा. जबकि जो स्लोएस्ट है, जो स्लो चल रहा है, जिसको 18 मिनट लगता है एक राउंड पूरा करने में, वह एक राउंड घूमते घूमते 18 और 2 बार चक्कर काटेगा, तो वो जो है 12 मिनट वाले 3 चक्कर काट लेगा. लेकिन वो सेम पॉइंट 36 मिनट में वह तीसरी बार कवर करने के बाद वो पॉइंट ए पर आएगा. जबकि वो 2 राउंड पार करके जो है वो 2 राउंड पार करके 18 मिनट वाले उसे ए पर मिलेगा. तो इसका रिक्वायर्ड टाइम, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम जो है, रिक्वायर्ड टाइम बराबर 36 मिनट. यानी 36 मिनट बाद दोनों आपस में एक जगह मिल जाएंगे. यानी आफ्टर
After 36 minutes, they meet at same place. वो आपस में 36 मिनट बाद एक ही जगह पर मिलते हैं, यानी रिक्वायर्ड टाइम आपका 36 मिनट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ।